जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ASK टीचिंग टेम्पल की तरफ से शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों दीपावली के दिन क्लासेस ऑफ होंगी, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। आइए आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं UPPSC JIC LT एग्जाम के लिए जो टॉप 60 MCQ होंगे नागरिक शास्त्र। आज का यह प्रैक्टिस सेट होगा। यह प्रैक्टिस सेट थर्ड है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है जो सब्जेक्टिव है, यानी 60 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 30 नंबर की श्रृंखला भी चल रही है और 60 नंबर की। तो आइए आज की इस नागरिक शास्त्र में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों नागरिक शास्त्र से पहला प्रश्न क्या बनता है उसे देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे डीपली डिस्कस करेंगे। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, सुकरात एंड अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे, आप लोग भी कमेंट में आंसर अपना देंगे। और लास्ट में वीडियो के अंत में दोस्तों 60 में से किसका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। तो पहले का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? पहले का राइट आंसर है बी, यानी अरस्तु को ही दोस्तों राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। कौन? अरस्तु राजनीतिक शास्त्र का पिता यानी जनक कहे जाते हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं है, क्योंकि पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। अरस्तु से जो पूर्व यानी प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, और परंतु उसका जो संपूर्ण ज्ञान था वो कल्पनात्मक था, यानी कल्पना पर आधारित था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, हम लोग तथ्य को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। 60 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नागरिक शास्त्र का आज का यह प्रैक्टिस सेट है। जो अगला होगा यानी 4th प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का होगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। फासीवाद विश्वास करता है, किस में करता है? राज्य दल से श्रेष्ठ है, या दल राज्य से श्रेष्ठ है, या राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, या कह सकते हैं राज्य और दल एक ही है। तो आपको बताना है फासीवाद विश्वास करता है। ये 4 ऑप्शन किस में विश्वास करता है, तो आप लोग भी कमेंट में आंसर देंगे। राइट आंसर है इसका ए, यानी राज्य दल से श्रेष्ठ है। ए इज द राइट आंसर है। फासीवाद जो विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य शासक दल के हाथों में सर्वशक्तिशाली संस्था हो तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का विरोध की संभावना नहीं रहती है। ये कुछ तथ्य है, हम लोग तथ्यों पर भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ताकि एग्जाम में इनसे प्रश्न बने तो गलतियां होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। लेकिन अगला क्वेश्चन बनेगा, इसे स्टार कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार कर लीजिए। जो भी हम लोग तथ्यों पर डिस्कस करते चलेंगे उसका आप लोग 60 नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन करने के लिए 60 नोट्स तैयार रहे। तो बिल्कुल आप लोग जो हम लोग तथ्यों पर डिस्कस कर रहे हैं उसका 60 नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए। इसी तरीके से PYQ को भी हम लोग सॉल्व किए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं अभी तक, चाहे आपका 30 नंबर वाले हुए या 60 नंबर सब्जेक्टिव वाले हैं, सभी के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रखे हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप लोग भी बताइए। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना ही क्या होता है? दबाव समूह का उद्देश्य होता है। क्योंकि दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना होता है। और साथ ही साथ दोस्तों दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ये होता है दबाव समूह। पीसीएस एग्जाम में भी प्रश्न, UPSC में प्रश्न इस तरीके के बन जाते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो इसे आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान में रखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कराई जा रही हैं, चाहे 30 नंबर यानी JIC LT के लिए जो GS के 30 नंबर हैं उसके लिए, और 60 नंबर सब्जेक्टिव के लिए। ये सब्जेक्टिव का 3rd प्रैक्टिस सेट है दोस्तों नागरिक शास्त्र। जो अगला होगा प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक का यानी अर्थशास्त्र का होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट बिल्कुल करिएगा आज का सेशन कैसा लगा। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? लेसस फेयर कहते हैं,
यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं या व्यक्तिवाद कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं दोस्तों। लो भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी व्यक्तिवाद होता है। सी इज द राइट आंसर है। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन। इसमें 60 प्रश्न होंगे दोस्तों। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक का अधिकार, या राजनीतिक अधिकार, या सामाजिक अधिकार। तो 5वीं का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? 5वीं का राइट आंसर है बी, यानी प्राकृतिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार होगा दोस्तों? प्राकृतिक अधिकार। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों, 21 आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार बताया है, जो उसे सहज ही प्राप्त होता है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, हम लोग तथ्यों पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छठवां क्वेश्चन का क्या रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या है दोस्तों? तो आपको बताना, 6वें का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में भी आप लोग बताते हुए चलेंगे क्या है राइट आंसर इसका, और 60 में से कितना सही हो रहा है लास्ट में आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। तो 6वें का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है यही है, क्योंकि संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारों के साथ साथ लिखित, कठोर, सर्वोच्च संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो इसे आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? पृथकवाद है, या अल्पसंख्यकों की स्थिति है, पृथक राज्यों की मांग, या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण है। तो 7वें का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? डी होगा, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन का निर्माण हुआ था उसी के आधार पर यह किया गया है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांतों के तत्व पाए जाते हैं? ये किस में पाया जाता है दोस्तों? इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आज का ये। तो किस में कहा गया दोस्तों? 8वें का राइट आंसर होगा ए, यानी रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। राइट आंसर है ए। राज्य का जो विश्वास है, जो राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ है, वरन या जैसा कि गैटिल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया है। ये कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सही है? तो राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य और साध्य दोनों हैं, या राज्य न साधन है न ही साध्य है। लो भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे स्टार कर लेंगे। तो 9वें का राइट आंसर बनेगा क्या दोस्तों? 9वें का राइट आंसर बनेगा सी, यानी राज्य, साधन और साध्य दोनों हैं। तो सी इज द राइट आंसर है। क्यों है? राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। राज्य, साध्य और साधन दोनों हैं। जहां आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है। तो इससे आप लोग बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न है। आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो अति महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न, जिनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना होगी आगामी एग्जामों में, उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग में, जंगखोर, या जनतंत्रवादी, या अराजकतावादी। तो 10वें का राइट आंसर होगा क्या? ए, यानी अभिजात वर्ग। ए इज द राइट आंसर है। फासीवाद का जो अर्थ है वास्तव में उन तानाशाही शासनों में समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व जो 1922 में इटली में स्थापित हुई है। यह सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत है। फासीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है। ये कुछ तथ्य हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स हैं जिसे हम लोग समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 11वां। किसने इस विचार को व्यक्त किया?
समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। प्लेटो ने कथन है दोस्तों। अरस्तु या हिगल, हॉब्स। राइट आंसर क्या होगा, इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। इस प्रकार के जो कथन होते हैं, इनके द्वारा क्या कथन कहा गया है, एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल आप लोग इन चीज़ों को तैयार करते रहिए और इनका एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों, PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर जाएंगे, आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी दोस्तों के लिए, एक सूचना है। क्या है वो सूचना? दीपावली के उपलक्ष्य में दोस्तों बहुत शानदार तरीके से चैनल के द्वारा, ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। वो सीरीज कौन सी दोस्तों? आपका JIC LT के लिए दोस्तों सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सभी हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए दोस्तों। और 30 नंबर और 40 नंबर के जो आते हैं सामान्य GS यानी जनरल साइंस, ये भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण सीरीज क्या होगी दोस्तों? वनडे एग्जाम के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए वन लाइनर सीरीज, तथ्यात्मक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और जल्द ही दोस्तों आपको एक एक सीरीज देखने को मिलेगी इस चैनल पर। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए। मैं आप लोग को एक बार रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप लोग चैनल पर जाइए, ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए और स्वयं आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितनी शानदार तरीके से तैयारी चल रही है इस चैनल पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने इस विचार को व्यक्त किया है, समानता प्राकृतिक अवांछनीय है? तो भैया किसने किया है? 11वें का राइट आंसर है B यानी अरस्तु ने किया है। B इज द राइट आंसर है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही विवेक शून्य तथा बुद्धि रहित होते हैं, जबकि कुछ मनुष्य बुद्धि व विवेक के संपन्न होते हैं। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना प्राकृतिक नियम में सर्वथा अनुकूल है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना प्रकृति नियम की सर्वथा अनुकूल है। तो ये कथन किसका है? तो भैया किसका है? ये अरस्तु का है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन तक मूव करते हैं। ग्रीन स्वतंत्रता, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, क्या माना है? 12 का राइट आंसर होगा क्या? D करने, D राइट आंसर है। करने योग्य काम करने की क्षमता, राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों हम लोग। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? सभी दोस्तों पता होगा, यह इसका आंसर आप लोग सभी सही देंगे और किसी भी प्रकार इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ईजी है। तो 13 का राइट आंसर बनेगा क्या? A यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। संविधान किस आर्टिकल के तहत करेंगे? संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत। किसके? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। आइए 14 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो इसे आप लोग स्टार कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो कथनात्मक होते हैं, जो किसी महत्वपूर्ण विद्वान के द्वारा जो कथन कहे जाते हैं, एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ये थाट वाले प्रश्न हैं, तो बिल्कुल इन्हें आप लोग मिस नहीं करेंगे। 14 का राइट आंसर होगा क्या? हेगल है, रूसो है, लॉक है, हॉब्स है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा D, ये हॉब्स के द्वारा कहा गया है। क्या किसका है? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है, ये किसका है? तो ये हॉब्स का है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनेगा 15वां देखते हैं। जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह जो परिभाषा किससे संबंधित है? लो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट हुआ, तो स्टार्ट कर लीजिए इसे भी, और इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो हॉब्स है, हिगेल है या बेंथम लॉस्की? राइट आंसर होगा 15 का C यानी बेंथम ने कहा है। C इज द राइट आंसर है, क्योंकि अधिकार राज्य की सृष्टि है तथा राज्य द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, अतः अधिकार कानून की उपज है। अधिकार किसकी उपज है? कानून की उपज है, कानून की उपज है। अगर कानून नहीं है तो अधिकार भी नहीं है, नहीं। इसी आधार पर बेंथम ने कहा है कि अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। किसका कथन? ये बेंथम का है, बेंथम का। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिनसे तथ्यात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, इनके बीच किनके बीच बटी होती हैं? ये भी प्रश्न
अच्छा है, और बट ये भी गलत नहीं होने चाहिए। इजी क्वेश्चन है ये भी। 16 का राइट आंसर है केंद्र और इकाइयों के बीच बटी होती हैं। संघीय व्यवस्था के तहत शक्तियों का जो विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच होता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच विभक्त होता है। इसका उल्लेख 7वीं किसमें 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की बात ही प्रभावी होती है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स मेंशन करते चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो, लो भैया अगेन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया है तो किस में होगा। 17वां का राइट आंसर होगा सी, मतलब राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राइट आंसर है सी। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल किसके तहत 109, आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और राज्यसभा विधेयक की तारीख से 14 दिन, कब से लेकर दोस्तों, विधेयक की जो तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशें सहित लोकसभा को लौटा देगी। और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये भी आप लोगों को गलत नहीं होने चाहिए। तो 18 का राइट आंसर होगा डी, यानी कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता केंद्र में। तो यहाँ पे देखिए डी राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है। भारत या उसके राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा 3 परिस्थितियों में इसकी घोषणा की जा सकती है। किन किन परिस्थितियों में, तो वो 3 परिस्थितियाँ कौन कौन से हैं हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इनसे प्रश्न बने गलतियाँ हो ना। कब, आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 से अनुच्छेद 360 तक के किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो आइए 19 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान है या सरकारी प्रतिबद्धता है, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता है, अभियान कैंपेनिंग है। तो राइट आंसर होगा क्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजनीतिक दल की जो प्रतिबद्धता है इसी में कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन और है शेष दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपका सुझाव हो दोस्तों, आप बेझिझक कमेंट में आप लोग लिखिए, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। आप लोग का सजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखें इस चैनल पर, और आप लोग जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों। सपोर्ट ही हम इस चैनल को ऊपर ले जाएगा। आप लोगों से दोस्तों आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखिए इस चैनल पर। और दीपावली के उपलक्ष्य में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जल्दी दोस्तों आप लोग को एक सीरीज देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, और जल्दी सीरीज देखने को मिलेगी। आप लोग दोस्तों आप सभी दोस्त मिलकर इस चैनल से जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 1000 प्लस सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कराइए जल्द से जल्द दोस्तों। और इस चैनल के थ्रू आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और PDF पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है कौन दोस्तों, तो 20 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। चार्ल्स मेरियम है, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का दैवी जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। इसे स्टार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। कार्ल मार्क्स है, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने, H.J. लॉस्की ने। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जेम्स प्रथम ने। राज्य की जो उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जो सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये दैवी सिद्धांत में कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी वीडियो में। अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, कार्ल मार्क्स। 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें, दास कैपिटल में वर्णन किया है। दास कैपिटल में किया है। इस पुस्तक में उसने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का शोषण किया जाता है। दास कैपिटल में ऐसा कहा गया है। हम सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। जो अगर प्रश्न यहाँ से इसके तथ्यात्मक से भी बनते हैं तो भी
गलत नहीं होंगे हम सभी के। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों 23 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग। 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी प्रशासक वर्ग नहीं है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। किसमें? रिपब्लिक में। तो हम जो शब्द कहे गए दोस्तों हम लोग उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं, और किस बुक में डिस्कस लिखा गया है उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ही सामान्य हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। संसद के किसी सदन जो की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति की कितनी संख्या होनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो 24 का राइट आंसर बनेगा ए, समस्त सदस्य संख्या का 1/10। ये इसकी गणपूर्ति है, सभी दोस्तों पता होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में आर्टिकल 100C में कहा गया है, यह उल्लिखित है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्य या उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन न गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ये कुछ तथ्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो क्या होगा? 4 ऑप्शन भी ये मेंशन किया गया है, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। तो 25 का राइट आंसर है ए, पंचायत राज्य की स्थापना करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो असफलता की जांच करने के लिए सन 1957 में दोस्तों 1957 में अध्ययन दल नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री बलवंत राय मेहता थे। इसके रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। कब किया गया था? 1957 में। किसकी अध्यक्षता में? श्री बलवंत राय मेहता। ये दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे तैयार करके रखिएगा और 60 नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। मैं ऑलरेडी पहले से बताता चल रहा हूँ आप सभी दोस्तों को। राज्य के स्वायत्त सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक कौन है? तो स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। मार्क्स एंजिल्स है, या हॉब्स लॉक हैं, या रूसो ग्रामजी, या ब्लंसली हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो 26 का राइट आंसर बनेगा डी, ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा किसने 2 प्रकार के समझौते यानी एक सामाजिक दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर क्या बनेगा 27 का? ए, लॉक ने किया है ऐसा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसे भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नागरिक शास्त्र का। अगली जो सीरीज होगी दोस्तों वो अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र की होगी, 60 नंबर MCQ जो होगी। तो प्लेटो ने किया, मनु ने, मैकियावेली, अरस्तु। तो 28 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? 28 का राइट आंसर है सी, यानी मैकियावेली ने किया है। सी इज द राइट आंसर है। राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, सभी दोस्तों पता होगा। अंग्रेजी शब्द स्टेट लैटिन भाषा के स्टेट शब्द से निकला है। आधुनिक अर्थ में स्टेट्स जो है, स्टेट्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने किया। 16वीं शताब्दी में इस शब्द यानी स्टेट का प्रयोग इंग्लैंड में होने लगा। लो भैया, स्टेट कहाँ से निकला, कैसे निकला और क्यों निकला, सब पर हमने डिस्कस कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनता है क्या? अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक अभी हमने ऊपर देखा है। रिपब्लिक का लेखक कौन है? हमने अभी ऊपर देखा, दास कैपिटल भी देखा, रिपब्लिक भी देखा। किसकी पुस्तक है ये? और पुस्तकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं ऑलरेडी हमने करा दिया है। सभी पुस्तक जितने भी पूछे गए हैं कराया है। अभी जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, पेट वाला, तो उसमें सभी बुक को कराया गया है। हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो। राइट आंसर है डी, प्लेटो ने किया है भैया। रिपब्लिक का लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो था। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 में। कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्तोक्लीज था। प्लेटो का असली नाम देख लीजिए दोस्तों, क्या था? वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण उसको व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया था। कहाँ से इसका प्लेटो नाम पड़ा, इसे भी जान जाइए आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन होगा। उसका जो शिक्षक था, व्यायाम करने वाला शिक्षक जो एक्सरसाइज करा रहा था, उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए होने के कारण उसे संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे हैं, जिनमें रिपब्लिक, स्टेटमैन और लाज प्रमुख हैं। यह सुकरात का शिष्य है। प्लेटो किसका शिष्य है? सुकरात का दोस्तों।
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर चल रहे हैं। यह सीरीज बहुत ही शानदार आप सभी दोस्तों के लिए साबित होने वाली है। सभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आप लोग शानदार तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट बिल्कुल करिएगा कि सीरीज कैसी लगी। यह तीसरी सीरीज है दोस्तों, और इसके बाद अर्थशास्त्र की होगी। उसके बाद हम लोग पुनः ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा, ओपियम ऑफ द पीपल कहा है। किसने कहा है? 30 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? कार्ल मार्क्स। राजनीतिक दार्शनिक काल में मार्क्स ने धर्म को जनसाधारण का नशा, ओपियम ऑफ द पीपल कहा है। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 31 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से या निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है कर देना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सैनिक सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है? न्यायपालिका को माना है, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। सभी दोस्तों पता होगा। ये प्रश्न इजी है, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल गलत मत करिएगा। आते हुए प्रश्न गलत होने का मतलब है कि आप एग्जाम से बाहर हैं। सीधी सीधी बात। मैं वही चीज़ें कहता हूँ जो ओरिजिनली यानी जो वास्तविकता है, यानी जो जेन्युइन चीज़ें हैं, मैं उसी चीज़ों ऊपर डिस्कस करता हूँ। और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं उसी को मैं बताते हुए, सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। और डीपली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 32 का राइट आंसर बनेगा सी, यानी संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान का निर्माण विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, आपको पता ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र का कौन निकालता है दोस्तों? 33 का राइट आंसर सी, बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र निकाला था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। इन्होंने 1920 में दोस्तों 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की, तथा 1924 में, कब? 1924 में ही बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और 1927 में दोस्तों, कब? 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादन प्रारंभ किया था। और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। हम सभी चीज़ों पर डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? 34 का राइट आंसर है डी दोस्तों, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। आइए 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। श्रेष्ठ श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न से किस देश में हो रहा है दोस्तों? किस में हो रहा है? 35 का राइट आंसर है सी, आपका ब्रिटेन में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, क्या बनेगा? ये आपके सामने। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी देता है, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। 36 का राइट आंसर बनेगा ए, मार्क्सवादी देता है सामाजिक न्याय पर अवधारणा। ये मार्क्सवादी का है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्स बल देते हैं। इनके अनुसार संसाधनों का वितरण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, तो ये असमानता नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजिल्स, सेंट साइमन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट कर लेंगे इसे। तो 37 का राइट आंसर है यानी ए, रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द है, जो इसका प्रयोग 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवेन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित जो पत्रिका थी ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। क्यों दोस्तों? कॉन्सेप्ट अच्छा है ना? बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग तथ्यों पर भी यानी फैक्टों पर भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सीरीज बहुत ही शानदार है दोस्तों, आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने, मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आपका कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल बेझिझक कमेंट में करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल को तो भी आप लोग दीजिए सुझाव, मैं इसको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा फुलफिल करने के लिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है दोस्तों? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना, राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन देख लिए। 39 क्वेश्चन तक मूव करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टार के लिए 39 का राइट आंसर ए, प्रत्याहान कहते हैं। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं।
40 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राज्य सरकार, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है दोस्तों, किसका है, इसका ऑप्शन ऊपर है। 20 क्वेश्चन और हैं इस सीरीज में, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहे, उसे भी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। 40 का राइट आंसर है डी, लिखो, राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है दोस्तों, लॉक का है, रूसो का है, पुलार्ड का, ग्रीक का। तो 41 का राइट आंसर है सी, ये पुलार्ड का है, सी इज द राइट आंसर है। इस प्रकार के विचार और कथन वाले प्रश्न बहुत आप लोग देख रहे होंगे, तो कथनों को आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए और एग्जाम टाइम इसका रिवीजन कर लेंगे, तो ये कथन वाले प्रश्न गलत आपके नहीं होंगे। और इस चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, क्योंकि कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम टाइम ये चीज़ें दिमाग से निकलने लगती है। तो आप लोग जब इसका शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका था भैया, तो किसका था, 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनु का है। ये किसका है, मनु का। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है, इंग्लैंड है, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। 43 का राइट आंसर है डी, ये कौन है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है जहां जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन के कार्यों में भाग लेती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है, वैज्ञानिक है, उदारवाद का, फांसीवाद का, व्यक्तिवाद का। 44 का क्वेश्चन है ए, वैज्ञानिक समाजवाद का है। ठीक है, आइए 45 प्रश्नों की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 15 प्रश्न और शेष हैं इस सीरीज में, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है। लोग ये देखिए अब कथन वाले ही प्रश्न आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लेंगे और एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। मुसोलिनी का, हिटलर का, लेनिन, स्टालिन। तो राइट आंसर क्या है, 45 का सी, लेनिन का है, ये लेनिन का। साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण नामक कथन लेनिन का है। लेनिन ने इसी कथन के आधार पर अपनी रचना का नाम साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण रखा। अन्य पुस्तकों में व्हाट इज टू बी डन जो 1902, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो 1917 एंड एप्रिल थ्रेसिस जो 1917 में है, ये सभी पुस्तकों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो भैया इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए सभी दोस्तों के, सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो 46 का राइट आंसर क्या बनेगा, ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, जबकि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया, 300A में रखकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्कार्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, रूसो, लॉक, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर है ए, रूसो। इस पुस्तक की रचना कौन की है, रूसो, राइट आंसर है। आइए 48 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वोट देने का जो अधिकार एक कौन सा अधिकार है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है, संवैधानिक है या विधिक अधिकार है। तो 48 का राइट आंसर बनेगा क्या, ये संवैधानिक अधिकार है। सभी दोस्तों को पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख है और 1989 में यानी 1989 में तारकुंडे समिति, किस समिति के अकॉर्डिंग, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तारकुंडे समिति की रिपोर्ट पर 61वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया, जिसके तहत मतदाता की जो आयु है 21 कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और साथ ही साथ दोस्तों संवैधानिक अधिकार से तात्पर्य वह अधिकार जो संविधान लागू होते समय बनाया गया हो, और मूल अधिकार एक विधिक अधिकार है जिसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था। ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमने अभी डिस्कस किया इसे शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा आपको। और एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाता है दोस्तों, 49 का राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। सभी दोस्तों को पता होगा जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है दोस्तों।
आइए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी लगभग 2 से 3 मिनट का और वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है और लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे 60 क्वेश्चन में किसका कितना सही हो रहा है, किन मित्र का। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? कौन नहीं है? स्वामी, पुरोहित, पूर्व, कोश। स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। पॉलिटी का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 का राइट आंसर बनेगा क्या? बी, पुरोहित। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स, बर्क। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हॉब्स मानता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अध्यात्मक शासन प्रणाली या शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्तियों का पृथक्करण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे इसे। जो चीज़ें मैं आप लोग को दोस्तों सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर आप लोग जरूर चीज़ों को फॉलो करिएगा। उतना अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे तो प्रश्न आपको गलतियां नहीं होंगी एग्जामों में। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों इन सब चीज़ों को इतनी शानदार तरीके से डिस्कस करता हूं आप सभी दोस्तों के बीच। तो इस चीज़ को फॉलो करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सीरीज यानी जो अर्थव्यवस्था की हम लोग अगली सीरीज में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो स्टार कर लेंगे। जो 5 रीट है दोस्तों, 5 रीट से प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं तो बिल्कुल आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में तैयार कर लीजिएगा। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसे भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनता है। 53 का राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा ए, परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश किया जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? लो भैया, ये प्रस्तावना से प्रश्न है। हर बार प्रस्तावना से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य एग्जामों देखने को मिलता है तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसे स्टार कर लेंगे। इससे समय जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है ये कब हुआ था दोस्तों? 1973 1973 में हुआ था। तो ठीक है। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित किया तथा संवैधानिक संशोधन 13 के संशोधन को ठीक नहीं माना क्योंकि न्यायालय का मानना था कि इससे संविधान का जो आधारभूत ढांचा प्रभावित होगा। इस प्रकार न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। जो 3 से 4 सिद्धांत है उसे आप लोग तैयार कर लीजिए, प्रश्न बनता है। ये चारों सिद्धांत आप लोग तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए 55 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन और हैं। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र में होते हैं या किस क्षेत्र के होते हैं? सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है तो आप लोग गलतियां नहीं करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, साहित्य, कला, ये सभी में होते हैं। और किस आर्टिकल के तहत होते हैं जरा आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा दोस्तों। आर्टिकल 80 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 80 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है बांदो ग्रोसन ऑस्टिन को। राइट आंसर है डी। आइए 57 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे लॉक के विचारधारा को प्रेरणा प्राप्त हुई है? तो किसमें? 57 का राइट आंसर है डी, 1688 में स्वर्णिम क्रांति। लॉक के जो चिंतन को प्रभावित करने वाले जो तत्व निम्नवत है। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई है, इसमें कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति। और 1689 दोस्तों, 1689 में संसद में पारित अधिकार पत्र और हाब्स के व्यक्तिवादी विचारकों में भी लॉक को प्रभावित किया और होकर के दर्शन से लॉक अत्यधिक प्रभावित हुआ था। ये तथ्य हैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? किसके निकट थे? सभी दोस्तों को पता ही होगा ये। 58 का राइट आंसर है ए, दार्शनिक अराजकतावादी। ए इज द राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 अनुच्छेद 370 संबंधित है, सभी दोस्तों को पता होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जे.एंड. या दिल्ली? राइट आंसर है 59 का सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। भाग 21 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया है जो 10 फरवरी 1954 को दोस्तों संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि की। भारत संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस राज्य को काफ़ी स्वायत्तता मिली थी और इस समय ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लास्ट प्रश्न होगा आज की सीरीज का, प्रैक्टिस सेट जो ये
ये थर्ड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कथन वाले प्रश्न समाहित थे। तो इसे जरूर से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सके। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात ने, प्लेटो, अरस्तु, बिलोबी। 60 का राइट आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर, बिलोबी ने नहीं माना है। तो इस प्रकार से यह सीरीज कंप्लीट होती है। 60 प्रश्नों को हम लोग टॉप 60 प्रश्न 60 MCQs थे, हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा अर्थशास्त्र का होगा, यानी अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने ज्योग्राफी सीरीज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अब आप लोग बताएंगे 60 क्वेश्चन में से किसका कितना सही हो रहा है, जरूर कमेंट मेंशन करेंगे। अगली सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों। और दीपावली के उपलक्ष्य में जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत ही नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सीरीज को प्राप्त करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।